नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार सुस्त पड़ती हुई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी खतरा अभी कम नहीं हुआ है। लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला अभी भी वैसे ही जारी है। जो लोग कोरोना से उबर रहे हैं उसमें शुगर, ब्लैक फंगस, वजन का कम होना, कमजोरी और धुंधला दिखने जैसे तमाम साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आपके दिमाग में भी कोरोना और फिर वैक्सीन को लेकर के अगर बहुत से सवाल हैं, तो इन सवालों का ही जवाब देने के लिए इंडिया न्यूज आपको जोड़ रहा है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ, जो कि आपके इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। कोरोना को लेकर के अफवाहों को आप अपनी दूर करें, आपको सही जानकारी से हम वाकिफ कराएंगे। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होंगे उस पर आप फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इंडिया न्यूज की इस ओपीडी में हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है कि डॉक्टर्स की जो परामर्श है उसी के सलाह के आधार पर आप अपना ट्रीटमेंट करें। बाहर से किसी के भी द्वारा, जो डॉक्टर नहीं है, अगर वो कोई जानकारी आपको दे रहा है तो उस पर भरोसा ना करें। और सवाल इस बात का भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना के अंदर हर मरीज के सिम्टम्स अलग अलग हैं, इसलिए डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि देश में कोरोना के क्या हालात हैं। देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट दर्ज है, और ये आप समझ लें अफवाह और सच के बीच का भी अंतर। अब वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी आने पर आप क्या करें, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अपडेट से पहले आप तक हम पहुंचाते हैं, एक दिन में 2887 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा अगर अब तक का देखेंगे तो 3,37,398 है। 2.63 करोड़ से ज्यादा लोग हालांकि स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,84,00,000 के पास है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 17.13 लाख के पास है। रिकवरी रेट 92% के पास पहुंच चुका है और 22 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक पूरे देश के अंदर वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो देश का ये कोरोना अपडेट है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आप तक पहुंचा देते हैं। ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप समझें क्योंकि अभी भी आपके लिए सतर्कता क्यों ज़रूरी है। 1276 24 घंटे का ये आंकड़ा है। 274 केस अगर मंगलवार से आप तुलना करें तो ज़्यादा हैं। एक दिन में 65 मरीजों की मौत हो गई है, ये आपके लिए बहुत समझना ज़रूरी है। 24 घंटे में 6038 लोग स्वस्थ हुए हैं। मृतकों का कुल आंकड़ा 8515 हो गया है। कुल 9.01 लाख से ज़्यादा लोग हालांकि स्वस्थ हुए हैं, कोरोना से जंग को जीत चुके हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 9.42 लाख के पार है। एक्टिव मरीज कुल 32,650 हैं प्रदेश के अंदर, और रिकवरी रेट प्रदेश का 95% के पार पहुंच गया है। तो ये प्रदेश का भी अपडेट है, और इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अभी भी उन कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन करें। और साथ ही साथ ज़रूरी इस बात की भी है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, और इसलिए अफवाह और सच क्या है ये आपको हम बता देते हैं। ये भी आप ग्राफिक के माध्यम से समझ लें। वैक्सीन को लेकर बहुत सवाल हैं। कोवैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी डोज को कोवैक्सीन अगर ना मिले तो क्या करें, ये सवाल लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा है। सवाल इस बात का भी है कि वैक्सीन लगवाने से पहले कैसा खान पान हो, कैसा व्यायाम करें। आज आपको इंडिया न्यूज़ राजस्थान इसका भी जवाब देगा। सवाल लोगों के जहन में वैक्सीन को लेकर के ये भी हैं कि पहली वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोरोना हो जाए तो फिर दूसरी डोज उनको कब लगवानी चाहिए। ये बहुत एक कॉमन सवाल है जो कि लोगों के जहन में अक्सर रहता है। सवाल ये भी है कि अगर दमा का कोई मरीज़ है तो क्या उसको कोई अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। ये सवाल भी आज डॉक्टर से हमारा रहेगा। गर्भवती महिलाओं को लेकर के भी ये सवाल है कि प्रसव के कितने दिन बाद वो वैक्सीन को लगवा सकती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कोरोना और वैक्सीन पर सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर पंकज आनंद जी जुड़ चुके हैं, लेकिन आप हमें फ़ोन कर सकते हैं डॉक्टर से कोरोना से संबंधित अगर आपकी कोई भी जानकारी है। तो आज डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी इन समस्या का समाधान करेंगे। डॉक्टर पंकज आनंद जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। सवाल दर्शकों की तरफ से पहला मेरा यही है, चूंकि कोविड और कोविड से जो लोग सही हो रहे हैं उनके लिए आप आज यहां से क्या बता सकते हैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से, क्योंकि कोविड के दौरान लोगों को किन बातों का बहुत विशेष ख्याल रखना है, और कोविड से जो लोग रिकवर हो रहे हैं, जो पोस्ट कोविड वाले लोग हैं, उनको विशेष किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं।
आयुष जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोविड है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लगभग 80 से 85% जैसा हम सब जानते हैं लोग सीरियस नहीं होते हैं, उनको हॉस्पिटल भी एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या बहुत माइनर लक्षण होते हैं जो जो कि आसानी से घर पे रह के भी ठीक हो सकते हैं। अगर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने आप को घर के अन्य सदस्यों से बिल्कुल अलग कर लेना है। ये चेन तोड़नी है, रेस्ट करना है, अपने लक्षणों पे नजर रखनी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहना है, टेम्परेचर नापते रहना है और घबराना नहीं है। पौष्टिक घर का बना हुआ भोजन कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए। अब अगर ना, भगवान ना करे, आपकी थोड़ी सी स्थिति बिगड़ती है, बुखार तेज आ रहा है, या तो 102, 103, या आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या कोई और ऐसा लक्षण है जिससे आप बड़े परेशान हैं, तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लीजिए। समझिए कि मुश्किल से मैं कहूँगा 12% लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए कि ये सिम्टम्स को घर पे पड़े रह के इग्नोर मत कीजिए। जो पहला वीक या पहले 10 दिन है वो समय है जब हम समय पे दवाई दे दें तो इसको गंभीर होने से हम बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर 15-20 दिन बाद हमारे पास जब मरीज आता है तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस नहीं रहते। जैसा आप सब जानते हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हमारा होता है वो 95% से ऊपर होता है। तो किसी का सैचुरेशन अगर 94 से नीचे जा रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हो सकता है एडमिट भी होना चाहिए। अब पोस्ट कोविड की बात करूं, पोस्ट कोविड के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको गंभीर बीमारी रही है तो हो सकता है कि आपको सांस में अब भी दिक्कत हो। तो अगेन मेरा सजेशन वही है कि अपने आप पे बहुत क्लोज नजर रखें। कभी कभी आपको अचानक से जो बहुत सीरियस नहीं हुए हैं लेकिन उनमें भी देखा है कि महीनों तक कमजोरी रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द रह सकता है, भूख नहीं लगती, किसी को लंबे समय तक लूज मोशंस हो सकते हैं। तो ये तो माइनर सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम लगे, अचानक चक्कर आने लगे, या अचानक आपके शरीर के कुछ अंग काम न करने लगे, या आपको छाती में दर्द हो, या अचानक सांस फूलने लगे या सैचुरेशन गिरने लगे, देन आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए या हॉस्पिटल में एडमिट होइए। चलिए डॉक्टर पंकज आनंद जी, मैं आपके पास भी अब वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख मैं कर लेता हूं। केएस मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केएस मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार साहब। हेलो जी जी, केएस मीणा जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं पूछ रहा था, 1.5 महीने पहले मुझे कोरोना की मैंने दवाई ली थी, लगभग 45 दिन पहले। तो डॉक्टर ने जब आरटीपीसीआर चेक करवाया तो उसमें तो नेगेटिव था, लेकिन लक्षणों के आधार पर डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया था। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ, तो वैक्सीन में कब लगवाऊँ, ये मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, डॉक्टर पंकज आनंद जी जवाब दें। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आरटीपीसीआर नेगेटिव आने का मतलब हरदम नहीं होता कि आपको कोविड नहीं हुआ है। जैसा आप जानते हैं, आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी 70% है। तो लगभग 30% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका आरटीपीसीआर नेगेटिव होता है लेकिन उनको कोरोना हो सकता है। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है तो गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है। सिम्टम्स खत्म होने के 1 महीने बाद आप बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हैं, एकदम सेफ है। चलिए डॉक्टर पंकज आनंद जी, चूंकि अभी वैक्सीनेशन का जिक्र हुआ है तो वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के जहन में बहुत सवाल हैं। कुछ कॉमन सवाल हैं जिस पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी चर्चा हो जाए। एक तो वैक्सीन कौन लोग लगवाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने है। बहुत सारे लोग जो कि किसी क्रिटिकल बीमारी से गुजर रहे हैं या फिर वो किसी मेडिकेशंस पर हैं, वो बार बार इस सवाल को पूछते हैं कि क्या उनके लिए वैक्सीन सेफ है, या जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं या जिनको पहली डोज लग गई और अब बीच में उनको कोरोना हो गया, वो अगली नेक्स्ट डोज कब लगवाएं, क्या वो लगवा सकते हैं या नहीं। ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक एक करके थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। वैक्सीन जो क्रिटिकली बहुत ज्यादा जिनको कोई ऐसी गंभीर बीमारी पहले रही है उनके लिए सेफ है, या उनके लिए कोई एहतियात बरतने की जरूरत है? स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए आप क्या बता सकते हैं? मैं चाह रहा हूं कि पहले इसको आप थोड़ा सा क्लियर करें डॉक्टर पंकज आनंद जी। बिल्कुल सर, एट दी ऑनसेट एक चीज कह दूं, वैक्सीन के लिए जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि वैक्सीन नहीं लगाना है, दो तीन ही हैं। अगर किसी को इतने गंभीर रिएक्शन हुआ है कभी वैक्सीन से कि उसकी जान पे बनाई है, जिसको हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं, उनको नहीं लगाना है।
या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें अभी प्रूव नहीं हुआ है, या 18 साल से कम के बच्चे हैं उनमें प्रूव नहीं हुआ है। इसके अलावा हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना चाहिए, पहली चीज। दूसरा कारण क्या है कि अभी तक दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगाई है, और वो लोग जिनकी तबीयत वैक्सीन की वजह से ज्यादा सीरियस हुई हो या मृत्यु हुई हो बहुत गिने चुने हैं। तो अगर आप कंपेयर करें सीवियर कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन के साइड इफेक्ट, तो बहुत ही ज्यादा सेफ हैं ये वैक्सीन। अब जो लोग, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत क्रिटिकल बीमारी रही है, जिनका सफर कर रहे हैं, देखिए जो व्यक्ति बहुत क्रिटिकल बीमारी से सफर कर रहा है उसमें अगर कोविड होता है तो उनके बचने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो ये व्यक्ति तो सबसे पहले वैक्सीनेट होने चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों में अगर कोविड हो गया तो उसके सीरियस होने या उनके हॉस्पिटलाइज होने या मृत्यु की संभावनाएं कहीं ज्यादा होती हैं। तो ऐसी कोई एक बीमारी नहीं है कि साहब इसमें कोविड, जिसमें वैक्सीन नहीं लगाना। हाँ, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो आपके खून को पतला रखती हैं, और मेरा मतलब वो दवाइयां एंटी प्लेटलेट ड्रग्स नहीं है, एस्पिरिन खा रहे हैं तो एकदम सेफ है, लेकिन ऐसी दवाइयां जैसे वॉरफेरिन, जो हार्ट के खासतौर पे वॉल्व के मरीज हैं या जिनको ये दवाई चल रही है जो खून को बहुत पतला रखती है, उनमें वैक्सीन लगाने से पहले 3 या 4 दिन पहले इसको बंद करना होता है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगती है, तो अगर खून बहुत पतला है तो कई बार यहाँ पे खून इकट्ठा होने की और आंतरिक रक्तस्राव की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें बिल्कुल वर्जित हो वैक्सीन लगवाना। डॉक्टर पंकज आनंद जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल फिर ये भी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स क्या है, इसको हम कॉमन कब तक समझें, और कुछ अनयूजुअल क्या हो सकता है, या किस बात का हमको ख्याल रखना है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद मुझे इस तरीके की कोई दिक्कत हो रही है तो फिर हमको डॉक्टर की परामर्श की आवश्यकता है। अगर इस विषय को थोड़ा सा और क्लियर कर पाएं आप। देखिए, हम सब अपने बच्चों को पता नहीं कब से वैक्सीन लगाते आ रहे हैं, और अधिकतर केसेस में जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो एक सिम्टम सब बच्चों में अधिकतर में होता है कि बुखार आता है, और माएँ उनको पैरासीटामोल दे देती हैं। तो ऐसे ही ये वैक्सीन है, कोई बहुत हाइपर, इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा लोग डर रहे हैं। ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे कॉमन सिम्टम इस वैक्सीन में है बुखार, हल्का बुखार। किसी किसी व्यक्ति में बुखार तेज भी हो सकता है, 101, 102 तक जा सकता है। इसके अलावा शरीर के में दर्द होना, कमजोरी की फीलिंग आना, किसी किसी को कभी कभी हल्की खांसी आ सकती है। तो ये माइनर सिम्टम्स हैं, इनको लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूजुअली ये 2 से 3 दिन में ये सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। अगर आपको बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले लीजिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कीजिए। दर्द हो रहा है तो अगेन पैरासीटामोल ले सकते हैं, या कोई हल्का सा पेन किलर ले सकते हैं। हाँ, कब आपको चिंता करनी है, यदि वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद आपको अचानक चक्कर आए, बेहोशी आने लगे, या कोई मेजर ऑर्गन डिस्फंक्शन आने लगे। इसीलिए देखिए, जब भी वैक्सीन लगता है तो 30 मिनट के लिए आपको बिठा के रखते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वैक्सीन का रिएक्शन तो नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में किसी ये पाया गया है कि कुछ करोड़ों में एक या लाखों में एक में ये क्लॉटिंग कर सकता है। तो उस केस में अगर किसी को अचानक शरीर के अंग काम करना कम कर दें, एक हिस्सा काम करने लगे, कम काम करने लगे, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं बार बार एक ही बार कहता चाहूंगा कि जो रिस्क बेनिफिट है, जितना आप रिस्क ले रहे हैं और जितना बेनिफिट है, वो वैक्सीन लगाने के फेवर में है बेनिफिट। तो इसलिए छोटे मोटे रिएक्शन से परेशान ना हो। चलिए डॉक्टर पंकज आनंद जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, क्या पूछना चाहते हैं? आयुष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारे दर्शक से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा से जो और दर्शक आते हैं उनके सवालों को भी लेंगे। लेकिन डॉक्टर पंकज आनंद जी, मैं आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि अभी हम लोग बड़ा कॉमनली इन सारी चीजों का जिक्र कर रहे थे, और वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ जो पेशेंट्स हैं उनके दिमाग में ये भी सवाल है कि अगर वो कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, खासतौर से अगर हार्ट के पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट्स हैं या शुगर के पेशेंट्स हैं, अगर वो कोई दवाइयाँ बड़े लंबे समय से खा रहे हैं, तो क्या वैक्सीन लगवाने से पहले उनको उस दवाइयों से परहेज करना है, या उसको वो खा के जा सकते हैं? वैक्सीन लगवाने अगर जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल और रखते हुए साथ में जाएं? इस विषय को भी अगर थोड़ा स्पेसिफिकली आप बता पाएं।
देखिए, जहां तक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाइयों का सवाल है, आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल दवाई लेके जाइए, दवाई स्किप करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप रेगुलर ले रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ एक या दो तरह की वो दवाइयां होती हैं जो खून को बहुत पतला कर देती हैं। जो मैंने कहा कि वॉरफेरिन जैसे ड्रग, वो आपको 3-4 दिन पहले बंद करनी पड़ेंगी। जिस दिन आप जा रहे हैं, मेरा मशवरा है खाली पेट न जाएं, खाना खा के जाएं और रिलैक्स मूड से जाएं। कोई ऐसी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे रेगुलर आप कोई इंजेक्शन लगाने जाते हैं, टिटेनस का इंजेक्शन लगाने जाते हैं, वैसे ही इसके लिए जा रहे हैं। तो इसको लेके कोई विशेष वो नहीं है। हाँ, कोई नशा ना करें पहले, ये तो समझदारी की बात है, और खूब पानी पी के जाएं, गर्मी का मौसम, ये ध्यान रखें। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बीच, भरत मीणा जी। बहुत स्वागत है भरत मीणा जी आपका, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन बंदों को वैक्सीन नहीं लगी और कोरोना हो गया, तो उनको कोरोना की डोज कितने दिन बाद में लगानी है? भरत जी, 28 दिन या 1 महीना लास्ट सिम्टम के बाद, जब लक्षण खत्म हो जाए उसके 1 महीने बाद आप सेफली वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर पंकज आनंद जी, इसी में एक सवाल मैं और ऐड करूंगा। खासतौर से इस तरीके के भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूं पर्सनली, उनका ये बड़ा कॉमन सा सवाल रहता है कि उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली, उसके बाद वो इन्फेक्टेड हो गए और अब वो ये समझना चाहते हैं कि क्या उनको अभी दूसरी डोज की लगवाने की जरूरत है और ये ड्यूरेशन होना कितना चाहिए, कब वो लगवाएं, क्या अभी वो इम्यून है क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी हैं? अगर इस विषय को थोड़ा सा आप क्लियर कर पाए पंकज आनंद जी। देखिए, बिल्कुल मेरा उत्तर वही रहेगा। आपको आपकी पहली वैक्सीन लगी, उसके बाद आपको जब भी इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के लक्षण जाने के 1 महीने बाद दूसरी डोज लगाएं, अवश्य लगाएं। यह आवश्यक है क्योंकि आपको हो सकता है एंटीबॉडीज बन गई हों, लेकिन ये एंटीबॉडीज कितनी बनी हैं, कितनी नहीं बनी हैं, ये आपको पता नहीं है और इससे फायदा ही होगा आपको। तो निश्चित रूप से लगानी है वैक्सीन, और करीब 1 महीने बाद आपके इन्फेक्शन जाने के बाद। डॉक्टर पंकज आनंद जी, एक सवाल पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स की तरफ से है। उनका ये कहना है कि जब से वो रिकवर हुए हैं, उनके रिपोर्ट्स भी नेगेटिव हैं, उनको समय भी हो गया है 14-15 दिन का, लेकिन वो पहले की तरीके से अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं। बॉडी एक रहना या फिर और तरह की समस्याएं उनको अभी भी बनी हुई हैं। वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये कॉमन सिम्टम है, इसको मैं कॉमन सिम्टम के तौर पे लूं कि ये वक्त के साथ धीरे धीरे सही होगा, या ये कुछ अनयूजुअल है, मुझे अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए? वो ये बात आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने जितने मरीजों का इलाज किया और काफी का किया, उनमें लगभग मैं कहूँगा 20 से 25% ऐसे मरीज हैं जिनमें ये सिम्टम पाया जाता है। किसी दिन अचानक दर्द होने लगता है, या तो पैरों में दर्द होगा या कमर में दर्द होगा। किसी दिन अचानक जब उठते हैं तो मन करता है, आज इतनी कमजोरी फील होती है कि आज उठे ही नहीं। कभी अचानक भूख बंद हो जाती है, स्मेल जाना, टेस्ट हो जाना, तो आप जानते ही हैं। तो ये जो कमजोरी है, ये पेन्स हैं, एक्स हैं, भूख न लगना, ये दे आर अ पार्ट ऑफ पोस्ट कोविड सिंड्रोम। इसको लेके परेशान ना हो। इसके लिए हमारे पास कोई संजीवनी बूटी नहीं है कि वो दे देंगे तो नहीं होगा। समय के साथ धीरे धीरे अपनी पेशेंस बनाए रखें, बहुत ज्यादा लेके इसको परेशान ना हो और ये अपने आप चला जाएगा। ये गंभीर नहीं है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ अमित जी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूँ। अमित कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ब्लड प्रेशर की क्या जिसकी हार्ट अटैक की दिक्कत हो, मतलब करना चाहिए? अमित कुमार जी, अपना सवाल फिर से दोहराएंगे आप? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह ब्लड प्रेशर जिसके बीपी की शिकायत है। हेलो जी जी अमित जी, जिसके बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की या फिर हार्ट अटैक की दिक्कत है, वो क्या वैक्सीन कैसे लूं? अच्छा, ठीक है। पंकज जी, ये पूछ रहे हैं कि इस किसी को बीपी की या हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तो क्या वो वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकता है? बिल्कुल, आपको तो पहले जाके वैक्सीनेट कराना चाहिए। आप हाई रिस्क हैं, अगर कोविड हुआ तो आपको गंभीर कोविड होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो WHO की गाइडलाइन के अनुसार और तमाम ICMR की गाइडलाइन के अनुसार डायबिटिक्स, हार्ट के रोगी, इनको पहले वैक्सीनेट कराना चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत होकर कराएं, कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर पंकज आनंद जी, अब एक विषय पे मैं और थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस को भी लेकर के इस समय जो स्थितियां हैं वो किस प्रकार के देश के अंदर हो रही हैं वो भी सबके सामने हैं।
खासतौर से डायबिटिक वाले पेशेंट जो कि कोविड से रिकवर हुए हैं या फिर उनको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, तो वो बहुत कंसर्न रहते हैं इस बात को लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लैक फंगस की जद में आ जाएं। ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या बता सकते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स तो लोगों को पता है, लेकिन बच्चे कैसे अपने आप को कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि हम अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या बता सकते हैं पंकज जी? देखिए, जैसा कि जीवन का फलसफा है, बचाव ही सर्वश्रेष्ठ उपचार है, तो हमें सबसे पहले इस ब्लैक फंगस से बचना पड़ेगा, डरना नहीं है। देखिए, अगर आप टोटल कोविड पेशेंट्स को देखें तो बहुत कम लोगों में ये शिकायत आई है। हाँ, शिकायत होती है तो जानलेवा है। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है दो चीजें, जैसा भी आपने कहा। एक तो स्टेरॉइड का यथोचित प्रयोग। यथोचित का अर्थ यह है कि कभी सेल्फ मेडिकेशन न करें। देखिए, ये जीवन बचाने वाली दवाई भी है और जीवन लेने वाली दवाई भी है। जी जी। जैसा कहा जाता है ना, बंदर के हाथ का उस्तरा है। तो गलत यूज किया तो नुकसान पाएंगे। तो स्टेरॉइड लेने का एक कायदा होता है, उसको किस मरीज में देना है, उसको कैसे बंद करना है, कितने दिन देना है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि सही चिकित्सकीय सलाह पे सही टाइम तक के लिए स्टेरॉइड लें। दूसरा रिस्क फैक्टर इसको म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लिए है डायबिटीज। बहुधा क्या होता है कि मरीज ठीक हो जाते हैं और वो गोलियां खाते रहते हैं और उनको पता ही नहीं होता, या तो वो स्टेरॉइड खा रहे हैं या लंबे समय तक चलती रहती है। वो ऑलरेडी डायबिटिक है, अपनी शुगर ही नहीं, आपसे 400-500 शुगर चली जाती। तो अगर आपको कोविड हुआ है, देखिए, कोविड की वजह से भी और कोविड के इलाज यानी स्टेरॉइड की वजह से भी शुगर बढ़ेगी। तो अगर आपको कोविड हुआ है तो अपनी शुगर पे विशेष ध्यान दें। हो सके तो एक ग्लूकोमीटर खरीद लें और रेगुलरली नापते रहें। तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है और टाइम से स्टेरॉइड आपने सही तरीके से लिया है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको ब्लैक फंगस नहीं होगी। फिर भी कैसे पता करें कि कहीं मुझे, देखिए, जो ब्लैक फंगस या म्यूकर है वो पूरे वातावरण में सर्वव्याप्त है। हम जब सांस लेते हैं उस हवा में भी ब्लैक फंगस होती है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी हमें बचा के रखती है। अब अगर आप एट रिस्क हैं और आपको मान लीजिए अचानक से इस एरिया में, खासतौर पे जो अपना आंखें हैं या जो साइनसेस हैं, नाक है, अगर यहाँ पे सूजन फील होती है या आपको कोई सेक्रेशन आने लगते हैं या आपको दर्द हो रहा है, तो मेरा मशवरा है कि ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। वो देख के आपकी जांच करके इसका निदान करेंगे। इसको बढ़ने न दें, इसको इग्नोर न करें और इससे डरें भी नहीं। तो पंकज आनंद जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपकी कोविड से रिलेटेड जो बहुत सारी समस्याएं थी उनका समाधान किया गया है। और इसी के साथ इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।